आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 सिविक्स का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है फेडरलिज्म। बच्चों, सबसे पहले वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज फेडरलिज्म, यानी कि मतलब क्या है। ऑल्सो टॉक अबाउट की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, साथ ही में टाइप्स ऑफ फेडरेशंस, कौन से दो अलग प्रकार के फेडरल देश हो सकते हैं। साथ ही में बच्चों इसके बाद देखेंगे व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, भारत देश को कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि एक फेडरल देश बनाती हैं। उसी के साथ हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, फेडरलिज्म को असलियत में प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। एंड साथ ही में डिसेंट्रलाइजेशन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर। हेलो 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 एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारी इस क्लास में। कैसे हैं मेरे सारे के सारे ज्वालामुखीज? आई होप सारे लोग बिल्कुल फिट एंड फाइन है। तो यार एक ही बात मैं बोलना चाहती हूँ कि जल्दी से आ जाओ क्लास में, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं पास में। और बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 सिविक्स का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है फेडरलिज्म। शब्द सुनने में नया सा लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल भी नया नहीं है। हम लोगों ने पावर शेयरिंग में ऑलरेडी इसकी बात हल्की सी कर रखी है। अभी डिटेल में इसको समझने की बारी आ गई है, तो समझेंगे भाई डिटेल में। लेकिन उससे पहले मेरे को पता है कि एक सवाल बच्चों के मन में है कि मैम ये जो आप जिन स्लाइड्स पे पढ़ाते हो ये हमें कहाँ मिलेंगे, ये नोट्स हमें कहाँ मिलेंगे। तो बच्चों ये आपके पिन्ड कमेंट में इनका जो लिंक है वो मौजूद है, वहां से आप जो है इसको एक्सेस कर सकते हो। उसी के साथ साथ बहुत से बच्चे मुझे बोल रहे थे कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेकर आ गई हूँ, क्योंकि मैंने आपकी बात सुन ली थी। तो चैप्टर के एंड में वेट कीजिएगा, वहां पर आई विल ऑल्सो टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट द PYQs फ्रॉम दिस चैप्टर। तो चलिए आज की इस क्लास को चालू करते हैं। फेडरलिज्म का क्या आइडिया है ये तो हमें समझना ही है, लेकिन उसी के साथ साथ बहुत सारी चीजें समझनी है। बच्चों सबसे पहले वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज फेडरलिज्म, यानी कि मतलब क्या है। जो चैप्टर पूरा पढ़ना है उसका मतलब तो समझना पड़ेगा ना, ठीक है। उसी के साथ वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, यानी कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो फेडरलिज्म एक तरीके से एक देश को एक फेडरल देश बनाएंगी, या कौन सी चीजें एक फेडरल कंट्री को फॉर्म करती हैं, मतलब फीचर्स जो उसके हैं। साथ ही में टाइप्स ऑफ फेडरेशंस, कौन से दो अलग प्रकार के फेडरल देश हो सकते हैं। साथ ही में बच्चों इसके बाद देखेंगे व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, भारत देश को कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि एक फेडरल देश बनाती हैं। तो ये सारी चीजों को हम लोग एनालाइज करेंगे। उसी के साथ हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, फेडरलिज्म को असलियत में प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। एंड साथ ही में डिसेंट्रलाइजेशन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ आगे चल के बताऊंगी। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले गाइस यहां पर आपको एक एग्जांपल दिया गया है। लेट अस गेट बैक टू द कॉन्ट्रास्ट। कौन सा कॉन्ट्रास्ट? हम लोगों ने बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था पावर शेयरिंग नाम का एक चैप्टर पढ़ा था। पावर शेयरिंग नाम के उस चैप्टर के अंदर हमने दो देशों की बात करी थी। इफ यू गाइस रिमेंबर, मुझे पता याद तो होगा कौन से वो दो देश थे। एक था बेल्जियम, दूसरा था श्रीलंका। बच्चों अब आपने क्या देखा था, बेल्जियम के अंदर पर्टिकुलरली पावर को शेयर किया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर जो है थोड़ी सी ली गई थी और फिर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई थी, और एक तरीके से बेल्जियम ने शिफ्ट करा था फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल गवर्नमेंट। यूनिटरी का मतलब क्या होता है अभी समझाती हूँ, ठीक है। बस इतना समझो कि बेल्जियम ने क्योंकि सेंटर से लेके पावर स्टेट्स को भी दे दी थी, ऐसा बोला था कि द स्टेट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब स्टेट जो है उसको हर एक बात सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं माननी है, क्योंकि स्टेट की पावर का अपना दायरा है और सेंटर की पावर का अपना दायरा है, ये बताया था, ठीक है। तो बेल्जियम यूनिटरी से एक फेडरल सिस्टम की टुवर्ड्स आ गया था। लेकिन श्रीलंका में तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारी की सारी पावर अपने पास ही रखी थी। इसी वजह से श्रीलंका बच्चों एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही कहलाएगा, जहां पे सारी पावर सेंट्रलाइज्ड है, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। यही डिफरेंस होता है एक यूनिटरी और एक फेडरल सिस्टम में। बच्चों यूनिटरी गवर्नमेंट जो होती है इसका ये मतलब है कि एक ही यूनिट है। एक ही यूनिट का मतलब क्या, मैथ्स में पढ़ते हो ना, यूनिट मतलब वन। मतलब पावर आपकी सारी कॉन्सेंट्रेटेड है किसी एक के हाथ में, और एक वो कौन होता है, वो होती है हमारी केंद्रीय सरकार या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर बच्चों यूनिटरी गवर्नमेंट में पावर स्टेट को दी भी जाएगी तो भी हमेशा स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट रहेगा टू द सेंटर। सबऑर्डिनेट का मतलब है कि हर एक ऑर्डर जो सेंट्रल गवर्नमेंट पास करेगी वो स्टेट को मानना ही पड़ेगा, ठीक है। ये रहता है यूनिटरी सेटअप। लेकिन अगर हम फेडरल सिस्टम की बात करते हैं, फेडरल सिस्टम क्या होता है? फेडरल सिस्टम होता है जहां पे a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country। बच्चों यानी कि फेडरल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे पावर को डिवाइड करा जाता है एक सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स यानी कि सारे स्टेट्स, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर को डिवाइड करा गया है। और याद रखना बच्चों,
फेडरल सिस्टम में द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट। ऐसा नहीं है कि स्टेट सेंटर के नीचे आता है तो हर एक चीज स्टेट को सेंटर की माननी पड़ेगी, नॉट एट ऑल। स्टेट की पावर का अपना दायरा है, सेंटर की अपनी खुद की पावर्स है, ठीक है। तो ये वाली बात ध्यान रखिएगा, सबकी पावर अपना दायरा जो होता है उसमें वो लोग एंजॉय करते हैं। चलो, इट हैज 2 लेवल्स मिनिमम बच्चों एक फेडरल सिस्टम में 2 लेवल पे तो पावर बटी ही होगी, क्योंकि अगर 2 लेवल पे पावर नहीं बटी होती तो वो फेडरल सिस्टम ही नहीं होता ना, ठीक है। मतलब फिर तो वो यूनिटरी सिस्टम हो जाता अगर एक ही लेवल पे पावर रहती। क्योंकि पावर बट रही है तो मिनिमम उसके लिए 2 लेवल तो चाहिए ही चाहिए। मिनिमम 2 लेवल्स पे पावर को बांटा जाएगा एंड दोनों ही ये जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होंगे दे विल एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। वही मैंने आपको बताया कि सेंटर की अपनी पावर होगी, स्टेट की अपनी पावर रहेगी, ठीक है। हर कोई अपनी पावर खुद से जो मिली है उसी पावर को एंजॉय करेगा, एज सिंपल एज दैट। चलो, तो ये तो हो गया मीनिंग। अब जरा आते हैं की फीचर्स को समझने के लिए। एक डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर आता है कि व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो हमें क्या करना है, जो मैं अभी पॉइंटर्स बताऊंगी वही हमें जाके लिख देने हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, फीचर्स का मतलब क्या होता है, खूबियां क्या हैं फेडरलिज्म। अगर एक देश फेडरल अपने आप को बताता है तो उसमें क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं, क्या क्या तरीके से पावर को शेयर करा जाता है। लेट्स सी, सबसे पहली चीज होगी देयर आर 2 और मोर लेवल्स या टीयर्स। ये वाले टीयर्स नहीं बच्चों, आंसू की बात नहीं हो रही है, टीयर्स यानी कि लेवल्स की बात हो रही है। लेवल सबके निकलेंगे, तो यहाँ पे लेवल्स की बात हो रही है कि मिनिमम 2 लेवल्स जो हैं सरकार के होंगे। ऑब्वियसली वो मिनिमम 2 कौन से लेवल्स हैं, एक तो सेंटर है, दूसरा स्टेट रहेगा, ठीक है। हो सकता है और भी लेवल्स पे पावर को बांटा जाए, लेकिन मिनिमम एटलीस्ट 2 लेवल्स पे तो बांटा ही जाएगा। दूसरी चीज क्या है, डिफरेंट टीयर्स या फिर डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजंस। मतलब कि बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, देखो अगर आप गुजरात में रहते हो, गुजरात की सरकार भी आपको गवर्न कर रही है जो कि स्टेट गवर्नमेंट है, प्लस जो सेंट्रल गवर्नमेंट है केंद्रीय सरकार, क्योंकि आप देश में भी रह रहे हो ना इंडिया में, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी आ रहे हो। एक तरीके से आप अपनी स्टेट गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन में भी आ रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में भी आ रहे हो। तो अलग अलग लेवल्स सेम ही लोगों को गवर्न कर रहे हैं, पर ज्यूरिसडिक्शन जो है सबकी खुद की है। Each level has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. प्रशासन के मामले में, टैक्सेस लेने के मामले में, लॉ मेकिंग के मामले में हर लेवल का अपना jurisdiction रहता है, अपना दायरा रहता है। मतलब कि बच्चों एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि जब बात आती है हमारे डिफेंस की, चाहे हम गुजरात में रह रहे हो कहीं भी रह रहे हो, जब डिफेंस का मामला आता है तो डिफेंस कौन टैकल करता है, केंद्रीय सरकार, ठीक है। तो वो वाला जो हमारे लाइफ का हम बोल सकते हैं हिस्सा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। और अगर हम बात करते हैं पुलिस की, पुलिस किसके पास जाएंगे भाई, स्टेट गवर्नमेंट की जो पुलिस है उसके पास जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब हमारी ही लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, जिनके साथ कुछ एस्पेक्ट्स के साथ स्टेट गवर्नमेंट डील कर रही है, कुछ एस्पेक्ट्स के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट डील कर रही है। तो हर गवर्नमेंट का दायरा अलग होता है, चाहे वो सेम ही लोगों को गवर्न कर रही है तो भी। साथ ही में ये दायरा बताता कौन है, ये दायरा मैंने और आपने नहीं बताया है, बल्कि ये दायरा जो है क्लियरली लिखा होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये जो ज्यूरिसडिक्शन है रिस्पेक्टिव लेवल्स का या टीयर्स का, दिस इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो द एग्जिस्टेंस अथॉरिटी ऑफ ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। तो बच्चों ये जो काम रहता है, मतलब कि सेंटर क्या करेगा, स्टेट क्या करेगा, सेंटर की क्या पावर्स रहेंगी, स्टेट की क्या पावर्स रहेंगी, ये जो सारा दायरा है, पावर्स है, ये सारी चीजें संविधान में लिखी हुई हैं, ताकि कल को कोई झगड़ा ना हो इस चीज पे कि किसकी कौन सी पावर है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। सबको अपनी रिस्पेक्टिव पावर्स एंजॉय करनी है और कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड पावर्स और ज्यूरिसडिक्शन रहेगा। साथ ही में fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of the government. Such changes require the consent of both the levels of the government. बहुत बढ़िया बात यहाँ पर कर दी गई है। देखिए बच्चों, ये जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है, जहां पर आपने सेंटर को बोला कि देखो भाई आपकी ये पावर है, स्टेट को बोला आपकी ये पावर है। अब ये जो फंडामेंटल प्रोविजन है जिसके थ्रू आपने पावर को डिवाइड करा है, कल को इसे कोई भी अकेले अकेले, यूनिलैटरली का मतलब होता है अकेले अकेले, बदल नहीं सकता है। मतलब कल को अगर सेंटर सोचे कि अरे पुलिस स्टेट के पास कैसे है, तो चलो एक काम करते हैं, पुलिस का ना फंक्शन भी हम अपने पास ले आते हैं, हम ही कंट्रोल करेंगे पुलिस को। तो इस तरीके से तो कोई भी चेंजेस कर सकता है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। दैट इज वाई बच्चों एक प्रोविजन होता है कि कोई भी लेवल अकेले में
इस फंडामेंटल प्रोविजन को जो संविधान में लिखी है उसको बदल नहीं सकता, इस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को चेंज नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई भी चेंज आपको लेकर आना है तो उसके लिए सेंटर को स्टेट्स की सहमति भी चाहिए होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, दोनों ही लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो है उनकी सहमति रहनी चाहिए, सेंटर और स्टेट की, तब जाकर कोई भी आप ऐसा चेंज लेकर आ सकते हो। प्लस वो प्रोसीजर भी काफी कॉम्प्लिकेटेड रहता है, बहुत आसान प्रोसीजर नहीं होता, ठीक है। चलो नेक्स्ट फंक्शन हमारा है, the courts have the power to interpret the constitution and the powers of different levels of the government। बच्चों जो हमारी न्यायपालिका होती है, जो हमारी जुडिशरी होती है, उनके पास एक पावर रहता है कि वो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट है, किसी का कंट्रोल नहीं है। प्लस वो जो जुडिशरी है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से समझ सकती है, अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकती है कि क्या लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। प्लस हाईएस्ट कोर्ट कौन सा होता है, सुप्रीम कोर्ट, acts as an umpire if disputes arise between different levels of the government in the exercise of their respective powers। तो अगर बच्चों पावर को लेके कोई झगड़ा हो जाता है अलग अलग लेवल के बीच में, तो उस झगड़े को सॉल्व करने में हमारा जो हाईएस्ट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसका काम है कि इस झगड़े को सॉल्व करो। प्लस आप सभी को पता है जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट भी कर रहा है, तो उसको पता है कि संविधान में क्या लिखा है, ठीक है, और उस हिसाब से वो झगड़े को सॉल्व करेगी। साथ ही में sources of revenue for each level of government clearly specified to ensure its financial autonomy। मतलब फाइनेंशियल तरीके से पावर को बनाए रखने के लिए जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है कि सेंटर को पैसा कहां से आएगा, स्टेट को कहां से पैसा आएगा, वो भी लिखा जाता है ताकि किसी भी लेवल के बीच में इन चीजों को लेकर, पैसे को लेकर भी झगड़ा ना हो, ठीक है। तो ये तो फीचर्स हो गए। प्लस जो 7th पॉइंटर है वो बस इतना बताता है कि हम ये सारे फीचर्स लेकर क्यों आते हैं, फेडरल फीचर्स को लाया क्यों जाता है, ताकि इट हैज डुअल ऑब्जेक्टिव, दो उद्देश्य रहते हैं किसी भी फेडरल गवर्नमेंट के। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रहता है टू सेफगार्ड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। हम चाहते हैं कि हमारी जो कंट्री है उसकी एकता यानी कि यूनिटी बनी रहे सभी लोगों के बीच में। साथ ही में while at the same time accommodating the regional diversity, यानी कि क्षेत्रीय भिन्नता भी बनी रहे, लोगों के बीच में जो डाइवर्सिटी है वो भी बनी रहे, और इस डाइवर्सिटी के साथ साथ यूनिटी भी लोगों के बीच में एस्टैब्लिश हो सके, और उसी वजह से यहां पर हम लोग फेडरल प्रिंसिपल्स को लेकर आते हैं, ठीक है गाइज। ओके, अभी इसको हम रिवाइज भी करेंगे तो ध्यान देना। बाकी यहां पर नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं विच इज टाइप्स ऑफ फेडरेशंस। दो अलग प्रकार के तरीके से आप जो है एक फेडरल देश बना सकते हो, एक फेडरल कंट्री को फॉर्म कर सकते हो। सबसे पहला तरीका है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। क्या है तरीका, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका क्या मतलब होता है बच्चों, सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर एक तरीके से स्टेट्स जो राज्य है वो साथ में आ रहे हैं और मिलकर एक फेडरेशन बना रहे हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। इंडिपेंडेंट स्टेट्स coming together on their own to form a bigger unit so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security। तो यहाँ पे बच्चों ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स यानी कि सपोज एक स्टेट है, दो स्टेट है, तीन स्टेट्स हैं, ये सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स साथ में आ रहे हैं, बड़ा यूनिट बना रहे हैं ताकि ये अपनी सॉवरेनिटी क्या होती है, एक तरीके से आप अपने जब इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स में खुद से डिसीजन लेते हो, उस पावर को आप पूल कर रहे हो, मिला रहे हो, मर्ज कर रहे हो, ठीक है, कि हम सब साथ में आ गए, नाउ वी ऑल हैव बिकम अ बिगर यूनिट, और अब हम सब सॉवरेन हैं। सॉवरेन का मतलब कि हमारे जो मैटर्स रहेंगे, चाहे हमारा किसी दूसरे देश के साथ डील करना हो या फिर इंटरनल जो मैटर्स हो, उस पर हम खुद से डिसीजन लेंगे, ठीक है, खुद से नतीजा लेंगे, कोई और हमें नहीं बताएगा, तो सॉवरेन है हम। साथ ही में बाय रिटेनिंग देयर आइडेंटिटी, हर एक स्टेट अपनी पहचान नहीं भूलता है, चाहे वो एक फेडरेशन बना रहा है, बट हर एक स्टेट कहता है कि मेरी जो आइडेंटिटी है वो मैं अभी भी रिटेन करके रखूंगा, वो मेरे पास ही रहेगी। एंड सिक्योरिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो साथ में इसलिए आए हैं ताकि सिक्योरिटी बढ़ सके। तो हर कोई अपनी पहचान मेंटेन करके रख रहा है, सॉवरेन बुला रहा है और सिक्योरिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है इस फेडरेशन को फॉर्म करके। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑल द स्टेट्स usually have equal powers and are strong vis-a-vis the federal government। हर एक स्टेट के पास बराबर शक्तियां रहती हैं, मतलब जितनी स्टेट ए के पास पावर है उतनी ही बी के पास है, उतनी ही सी के पास है, किसी के पास कम नहीं, ज्यादा नहीं, सभी के पास बराबर। प्लस द स्टेट्स आर स्ट्रॉन्गर vis-a-vis का मतलब होता है इन रिलेशन टू, किसी चीज के रिलेशन में बात करो कि स्टेट की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा रहेगी, केंद्रीय सरकार से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट की पावर रहेगी, यहां पर ये बात करी जा रही है, ठीक है। तो ये होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, क्योंकि बच्चों ये स्टेट्स के सहयोग से बन रहा है, इसलिए स्टेट की पावर भी ज्यादा है और हर स्टेट के पास भी बराबर पावर है,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए इज वन ऑफ द कमिंग टुगेदर फेडरेशंस, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट होती है हमारी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका बिल्कुल उल्टा होगा, ठीक है। कमिंग टुगेदर का बिल्कुल उल्टा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब ये जो रास्ता है जिसके थ्रू आप एक फेडरल देश बना रहे हो होल्डिंग टुगेदर में, यहां पर एक बड़े देश ने डिसाइड करा है, अ लार्ज कंट्री हैज डिसाइडेड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। एक बड़े देश ने ये नतीजा लिया है कि हम क्या करेंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उससे पावर डिवाइड करके स्टेट्स को देंगे। सेंटर तो है ही, सेंटर के पास पावर है, सेंटर नतीजा ले रहा है कि मैं अपनी पावर थोड़ी कम करूंगा एंड आई विल गिव दैट पावर टू द स्टेट्स। तो यहां पे उल्टे तरीके से पावर जा रही है, यहां पे सेंटर से पावर स्टेट्स के पास जा रही है, ठीक है। एरो उल्टा हो गया, स्टेट के पास पावर जा रही है। नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे टेंड्स टू बी मोर पावरफुल विद द स्टेट्स, ऑब्वियसली बच्चों, क्योंकि यहाँ पे पावर ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, इस वजह से जो केंद्रीय सरकार है वो ज्यादा पावरफुल है दैन द स्टेट गवर्नमेंट। ज्यादा पावर सेंटर के पास रहेंगी, प्लस डिफरेंट यूनिट्स कैन ऑल्सो हैव अनइक्वल पावर्स। अगेन बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनकी भी पावर अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज वन सच कंट्री। भारत देश में जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत एक स्पेशल प्रोविजन दिया गया था। ऐसे ही हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको आर्टिकल 371 के थ्रू एक स्पेशल प्रोविजन दिया जाता है, जहां पर वो लोग अपनी लैंग्वेज, कल्चर और एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट के मामले में कुछ स्पेशल प्रोविजंस दी जाती हैं उनको, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि अलग अलग स्टेट्स के पास अलग अलग पावर्स भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि सारे स्टेट्स बराबर पावर्स एंजॉय करें, ओके। तो ये याद रखिएगा, दिस इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, और एग्जाम्पल यहाँ पर भारत देश आ जाएगा। ऑलराइट, चलो, तो ये तो हो गई दो तरीके की फेडरेशंस। हमने मीनिंग, की फीचर्स और दो टाइप्स ऑफ फेडरेशंस को देख लिया है। तो लेट अस सम दिस अप। वाओ, इसको बच्चों हम सम अप करेंगे, और ये जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया है आप सभी के लिए बनाया है, और यहां पर हम लोग इसको पूरा रिकैप, अभी तक जितना हमने पढ़ लिया है पूरा रिकैप कर लेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट से देखते हैं। अभी तक हमने तीन चीजों की बात करी है। सबसे पहली चीज थी मीनिंग, क्या होता है एक फेडरल देश का। जब भी हम एक फेडरल देश की बात करते हैं बच्चों, बस आपके दिमाग में आना चाहिए कि इट इज द वर्टिकल डिविजन ऑफ पावर। जैसे ये एक वर्टिकल लाइन होती है, अलग अलग लेवल पे जब पावर को बांटा जाता है, तो दैट इज फेडरलिज्म, ठीक है। सबसे सिंपल सी बात है कि ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहां पे पावर डिवाइडेड है सेंट्रल अथॉरिटी और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में, मतलब सेंटर, स्टेट और अलग अलग लेवल्स के बीच में, ठीक है। दूसरी चीज, हमने देखा कि कोई भी फेडरल देश अगर होता है तो कौन सी चीजें वहां मौजूद होती है, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ अ फेडरलिज्म। लेट्स लुक एट इट। सबसे बेसिक चीज, दो या दो से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट रहेंगे, ठीक है। मिनिमम दो लेवल तो रहेंगे, नहीं तो पावर शेयर कैसे होगी। अगर बच्चों चॉकलेट में लेकर आऊं तो वो तभी शेयर होगी ना जब मैं दो लोगों में बांटूंगी। अगर मैं अकेले ही खा लूंगी तो फिर वो शेयरिंग कैसे होगी, ठीक है। तो दो या दो लोगों के बीच में जब आप पावर को शेयर, लेवल्स के बीच में, लोगों के बीच में नहीं, लेवल्स के बीच में जब आप पावर को शेयर करते हो तो दैट इज अ फीचर ऑफ फेडरलिज्म। दूसरी चीज, सेम सिटीजंस डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन। आप सभी को पता है हर एक लेवल उन सेम ही लोगों को गवर्न कर रहा है। आप राजस्थान में रह रहे हो तो राजस्थान सरकार भी गवर्न कर रही है और केंद्रीय सरकार भी आप ही को गवर्न कर रही है, पर हर सरकार का अलग दायरा होता है। हर सरकार का जो ज्यूरिसडिक्शन रहेगा, दायरा रहेगा, वो अलग रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट कुछ अलग मुद्दों पे काम करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग चीजों पे काम करेगी। ये जो दायरा है, ये जो ज्यूरिसडिक्शन है, इसको डिफाइन करा जाता है संविधान द्वारा। कोई और नहीं बता रहा कि किसका क्या दायरा है, सेंटर क्या काम करेगा, स्टेट क्या काम करेगा। ये सीधी सीधी बात लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। नेक्स्ट चीज है नो यूनिलैटरल चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है बच्चों। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी लेवल खुद से चेंज नहीं ला सकता। किसी भी फंडामेंटल प्रोविजन को बदलने के लिए दोनों लेवल्स की रजामंदी रहेगी और वो प्रोसीजर भी काफी कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। तो आप इस पावर स्ट्रक्चर में चेंजेस खुद से नहीं ला सकते कि कल को सेंटर का मन करे कि चलो बदल दो, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। या किसी स्टेट गवर्नमेंट का मन कर रहा है बदल दो तो वो बदल दे, नहीं, नॉट एट ऑल, ठीक है। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट सभी की रजामंदी की जरूरत होगी इस पावर स्ट्रक्चर में चेंज लाने के लिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी रहती है, जुडिशरी का काम होता है टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही में अगर कोई भी डिस्प्यूट आती है इस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को लेके तो उसको सॉल्व भी करेगी जुडिशरी। साथ ही में सेपरेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ताकि सबकी जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है कि पैसा किसको कहां से मिलेगा वो भी सबको पता रहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा कहां से आएगा, स्टेट गवर्नमेंट को पैसा कहां से आएगा। तो यहाँ पे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू को भी डिफाइन करा जाता है।
उसके बाद हमने नेक्स्ट चीज क्या देखी, नेक्स्ट चीज हमने देखी कि दो अलग रास्ते हैं जिसके थ्रू आप एक फेडरल देश बना सकते हो। एक रास्ता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जहां पे इंडिपेंडेंट स्टेट साथ में आते हैं, मिलकर सॉवरेन हो जाते हैं कि अब हम ही कंट्रोल करेंगे, कोई और कंट्रोल नहीं करेगा। साथ ही में अपनी सिक्योरिटी बढ़ाते हैं और बोलते हैं कि वी स्टिल रिटेन आवर आइडेंटिटी, हमारी पहचान अभी भी वही है, पहचान हमने खोई नहीं है अपनी, ठीक है। उसी के साथ बच्चों कमिंग टुगेदर में हम क्या देखते हैं, ऑल स्टेट्स हैव इक्वल पावर्स, हर राज्य की बराबर पावर होती है और स्टेट गवर्नमेंट की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा रहेगी। एग्जाम्पल यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड। साथ ही में होल्डिंग टुगेदर में एक लार्ज कंट्री डिसाइड करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं पावर अब स्टेट को देने वाला हूं, तो स्टेट को पावर दी जाती है। यहाँ पे डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल रहेगी स्टेट गवर्नमेंट से, और स्टेट्स के बीच में भी अनइक्वल पावर हो सकती है, किसी स्टेट के पास ज्यादा किसी स्टेट के पास कम, बिल्कुल मुमकिन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आएगा इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, ये सारी कंट्रीज वो हैं जहां पर एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन मौजूद है। चलिए गाइस, अभी यहाँ पर आगे आते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर ओन कंट्री इंडिया। यार आपको ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बात बताती हूँ। इंडिया जो हमारा देश है, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा कि इंडिया एक फेडरेशन है या इंडिया एक फेडरल कंट्री है। मतलब जो शब्द है ना फेडरेशन, फेडरल, कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम बड़े गर्व से बुलाते हैं कि भारत देश एक फेडरल देश है। ऐसा क्यों है? लेट्स सी। इंडिया हैड इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ वेरी पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। बच्चों हम लोग जब आजाद हुए थे 1947 में, तो हम एक पार्टीशन के बाद आजाद हुए थे। इंडिया पाकिस्तान बटा था, फिर हम आजाद हुए थे। वेरी वेरी डेंजरस रिस्की थिंग। Soon after independence, several princely states became a part of the country. हम लोग देखते हैं आजादी के बाद बहुत से प्रिंसली स्टेट्स थे, राज्य रजवाड़ों के तहत बच्चों जो राज्य होते थे, बड़ा कन्विंस करना पड़ा उन प्रिंसली रूलर्स को कि आइए इंडिया में शामिल हुई है, तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स इंडिया का हिस्सा बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स की तरह डिक्लेयर करा था। मतलब बच्चों हमारे संविधान में क्या लिखा है? हमारे संविधान में लिखा है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्यों के मेल से, राज्यों के साथ आने से, यूनिफाई होने से इंडिया बना है। बहुत सारे स्टेट्स के यूनियन से इंडिया बना है। ऑल्दो वर्ड फेडरेशन का कहीं पर भी यूज नहीं हुआ है। द इंडियन यूनियन बेस्ड द प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म या फेडरेशन। लेकिन बच्चों हम लोग चलते फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स पे ही हैं, चाहे कहीं पे हमने लिखा नहीं है शब्द, लेकिन हम चलते फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स में ही हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑटोमेटिकली दैट मेक्स अस अ फेडरल कंट्री, है कि नहीं? बिल्कुल। ओके चल, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2-tier सिस्टम। ऊपर से बच्चों हमारे संविधान में ओरिजिनली जब संविधान बनके तैयार हुआ था, कब तैयार हुआ था संविधान बनके? बताओ बच्चों मुझे, कब तैयार हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से साल में? ठीक है, 47 मत लिख देना। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। 47 में बच्चों हम आजाद हुए थे, ठीक है। मैंने आपसे पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर कब हो गया था? इंप्लीमेंट होना, प्रिपेयर होना दो अलग चीजें हैं, दोनों बताना कि इंप्लीमेंट कब हुआ, प्रिपेयर कब हो गया था, ठीक है। चलो, ओरिजिनली संविधान में 2 लेवल्स में ही पावर को डिवाइड करा गया था, सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। लेटर बाद में चल के एक तीसरा लेवल ऑफ फेडरलिज्म, यानी कि हमारी लोकल गवर्नमेंट, बच्चों पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज का मतलब है हमारा जो लोकल लेवल है या लोकल गवर्नमेंट का जो लेवल है, इसको बाद में चल के ऐड करा जाता है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पावर नहीं दी गई थी लोकल लेवल पे। These different levels enjoy separate jurisdiction. प्लस बच्चों हर किसी लेवल की पावर अलग है। सेंटर का जो दायरा है, पावर्स है, वो डिफरेंट है, स्टेट की पावर्स डिफरेंट है, अलग है। अब मैंने आपको ये भी बताया था अभी की फीचर्स में कि ठीक है अलग अलग दायरा है, पर ये दायरा बता कौन रहा है? Who is telling us कि किसका क्या दायरा है? तो ये दायरा क्लियरली स्पेसिफाइड है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे भारत के संविधान में बच्चों किसकी क्या पावर रहेगी, किसको किस चीज पे लॉ बनाने की आजादी है, हर एक चीज स्पेसिफाई कर रखी है। कैसे? हम लोग देखते हैं एक 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन है लेजिस्लेटिव पावर्स का। बच्चों लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है? लॉ मेकिंग पावर। इस लॉ मेकिंग पावर का 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि 3 लिस्ट्स हैं जिसमें ये लेजिस्लेटिव पावर मेंशन्ड है कि कौन सरकार किस मुद्दे पर कानून बना सकती है, क्या पावर है उसकी, इसको स्पेसिफाई करा गया है। चलिए देखते हैं। ये रही बच्चों वो 3 लिस्ट, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट, ठीक है। यूनियन लिस्ट
नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि ये वो लिस्ट है जिसपे हमारी नेशनल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ भी नाम ले लो, बात तो एक ही है, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल, ठीक है, ये जो गवर्नमेंट होती है हमारी केंद्रीय सरकार, सिर्फ वही बच्चों यूनियन लिस्ट के तहत जो सब्जेक्ट्स दिए होते हैं उस पे कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट के तहत जो सब्जेक्ट्स दिए होते हैं उस पे सिर्फ जो राज्य सरकारें होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट होती है, वही लॉ बना सकती है। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स दिए होते हैं उस पे सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। लेकिन अब मैम का एक क्वेश्चन आया है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाला क्वेश्चन आया है। चलिए मैं पूछती हूँ, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन ये है कि कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे यूनियन स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों लॉ बनाए पर वो लॉ आपस में मेल नहीं खा रहा, कंफ्लिक्टिंग लॉ है, तो किसकी बात मानी जाएगी? अगर दोनों ने बच्चों, जैसे एजुकेशन का सब्जेक्ट आता है यहाँ पे, ठीक है, एजुकेशन पे लॉ बना दिया, कोई स्टेट ने भी बना दिया, सेंटर ने भी बना दिया, लेकिन वो लॉ आपस में कंफ्लिक्टिंग है, ठीक है, तो फिर किसकी बात मानी जाएगी? सेंटर की बात मानी जाएगी या स्टेट की बात मानी जाएगी? मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और रीजन भी देना कि क्यों, ठीक है। चल, यूनियन स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट। अब बच्चों बातें आती है, एक और लिस्ट है हमारे पास जो कि बाद में जितने सब्जेक्ट्स ऐड हुए थे ना उसके लिए बनाई गई थी, जिसका नाम है रेसिडुअरी लिस्ट। रेसिडुअरी लिस्ट में अब हुआ क्या, जब ये लिस्टें बनी थी तो इनमें सारे सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए। अब समय के साथ साथ जो नए नए सब्जेक्ट्स आते रहे, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह, अब ये सब्जेक्ट्स कहाँ डाले भाई? तो उसके लिए एक सेपरेट लिस्ट को बनाया गया जिसका नाम है रेसिडुअरी लिस्ट। ऑल द न्यू सब्जेक्ट्स आर मेंशन्ड इन दिस लिस्ट। नाउ who gets the power to make laws on these subjects that are mentioned in the residuary list? तो यहां पर again the answer is the central government। बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट ही रेसिडुअरी लिस्ट पे लॉज बनाएगी, ठीक है, ओके। नाउ कौन कौन से टाइप के यहाँ पर चीजें रहती हैं यूनियन लिस्ट में, कौन से सब्जेक्ट्स रहते हैं? तो इट्स लाइक फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, बच्चों आपका डिफेंस, ये सारी चीजें जो कि देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें यूनियन लिस्ट में रहेंगी। स्टेट लिस्ट में आपका हो गया पुलिस, एग्रीकल्चर, ट्रेड, ये सारे सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में रहेंगे। कॉन्करेंट लिस्ट में आपकी एजुकेशन, मैरिज, फॉरेस्ट, डाइवोर्स, ये सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं। नाउ ये तो मैंने आपको बता दिया, ये भी बता दिया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाली बात। अब जरा आगे आते हैं, लेट अस आल्सो अंडरस्टैंड समथिंग एल्स। अब बच्चों हमारे स्टेट्स के अलावा, ऐसा नहीं है कि इंडिया में सारी जगह स्टेट्स ही स्टेट्स हैं, स्टेट्स के साथ साथ वी आल्सो हैव सर्टेन यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। कितनी यूनियन टेरिटरीज है? 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, दीज 8 यूनियन टेरिटरीज आर मेंशन्ड हियर। तो पूरा मैप है, विजुअलाइज कर लो। ऊपर से चालू होते हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उसके बाद हमारा चंडीगढ़, दिल्ली, चंडीगढ़ दिल्ली के बाद में देखो ये मार्किंग थोड़ी सी अलग हो सकती है, ये है दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड पुडुचेरी। सो दीज आर द 8 यूनियन टेरिटरीज। अब ये जो यूनियन टेरिटरीज हैं ये ऐसे एरियाज थे जो कि इतने छोटे थे कि इनको या एक इंडिपेंडेंट स्टेट भी नहीं बनाया जा सकता था, और इतने भी छोटे नहीं थे कि किसी दूसरे स्टेट के साथ इन्हें मर्ज कर देते, तो इन्हें एक अलग से स्टेटस दे दिया, इन्हें बोल दिया यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी जो भी जगह होती है बच्चों, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर्स इन रनिंग दीज एरियाज। इन एरियाज के प्रशासन में केंद्रीय सरकार के पास कुछ स्पेशल पावर्स रहती है, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक है, आगे आते हैं। नाउ ये बच्चों जो अभी हमने यूनियन स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट वाली बात देखी, दिस वाज द शेयरिंग ऑफ द पावर स्ट्रक्चर। ये एक पावर स्ट्रक्चर बताया गया है कि किसके पास कौन सी पावर है, कौन किस चीज पे लॉ बना सकता है, ऑल ऑफ दैट। अब ये जो चीज है बिटवीन यूनियन स्टेट गवर्नमेंट, इट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो ढांचा है ना, उस चीज की बहुत बेसिक चीज है, मतलब इसको आप बदल नहीं सकते इतनी आसानी से। पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा खुद से जो है इसको चेंज नहीं कर सकता। एनी चेंज टू इट हैज टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विद एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी। अगर आपको बच्चों इस पावर स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज लाना है, तो मैंने एक तो आपको पहले बता दिया था कि यूनिलैटरली नहीं ला सकते, कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज नहीं ला सकती है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट चेंज नहीं ला सकती है। ऐसे किसी भी चेंज को लाने के लिए दोनों ही लेवल्स की रजामंदी चाहिए होगी। क्या प्रोसीजर है, चलिए देखिए। एनी चेंज टू दी पावर स्ट्रक्चर, अगर इस पावर स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज लाना है तो उसका पहला स्टेप है
फर्स्ट इट हैज टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी। दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी से आपको पहले उस चेंज को पास कराना होगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, ratified by the legislatures of at least half of the total states। हमारी कंट्री में बच्चों जितने भी राज्य हैं आप बताएंगे, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि हमारी कंट्री इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरीज के साथ साथ कितने स्टेट्स हैं एट प्रेजेंट। ठीक है, एट प्रेजेंट हाउ मेनी स्टेट्स डू वी हैव। अब उन स्टेट्स में आधे स्टेट्स का लगभग मिनिमम आधे स्टेट्स का भी आपको रैटिफिकेशन चाहिए होगा, आधे स्टेट्स की स्टेट लेजिस्लेचर में भी वो पास होना चाहिए, तब जाकर कोई भी चेंजेस पावर स्ट्रक्चर में आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। ठीक है, प्लस अगर कोई डिस्प्यूट का केस होता है डिवीजन ऑफ पावर को लेके तो हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट विल मेक अ डिसीजन। ऑब्वियसली वी नो दैट, ये हमने पढ़ रखा है। चलिए इस बात को भी रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया को एक फेडरल देश क्या बनाता है बच्चों? हमने देखा कि इंडिया जब बना था तो इंडिया को एक यूनियन ऑफ स्टेट्स की तरह बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरेशन वर्ड कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं करा गया, लेकिन हम देखते हैं कि हमारी कंट्री में 3 लेवल्स पे पावर को डिवाइड करा गया है। इनिशियली 2 लेवल्स पे किया गया था, यूनियन स्टेट, बाद में तीसरा लेवल लोकल लेवल को भी बना दिया गया। 3 लिस्टें हैं जो कि इस पावर को डिफाइन करती हैं। यूनियन लिस्ट में डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी जैसे सब्जेक्ट्स आएंगे जिसपे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार जो होती है वही लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में पुलिस, एग्रीकल्चर, ट्रेड, इरिगेशन जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं जिसपे सिर्फ जो राज्य सरकारें होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, वही लॉ बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज जैसे सब्जेक्ट आते हैं जिसपे यूनियन स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं, और एक मैंने सवाल भी आपसे पूछा था। ठीक है, प्लस एक लिस्ट बाद में ऐड करी गई जिसका नाम है रेसिडुअरी लिस्ट, जिसमें जो जो नए नए सब्जेक्ट्स आते रहे उनको ऐड कर दिया गया। और रेसिडुअरी लिस्ट पे लॉ बनाता कौन है? रेसिडुअरी लिस्ट पे सिर्फ और सिर्फ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्रीय सरकार ही लॉ बना सकती है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, चलो अब आगे आते हैं। अब जरा थोड़ा रियलिटी चेक लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। बच्चों आपने बोल दिया इंडिया तो फेडरल आइडियाज पे बना है, इंडिया के अंदर 3 लिस्टें हैं, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। ठीक है, पावर बिल्कुल डिफाइंड है, कोई झगड़ा भाई होगा वो भी जुडिशरी सॉल्व कर देगी। पर हकीकत में जब फेडरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की बात आती है, लागू करने की बात आती है, तो क्या हम करते हैं? जैसे बच्चों हम अलार्म तो लगा लेते हैं कि सुबह 6 बजे उठेंगे, अलार्म लग गया है, लेकिन क्या हम सुबह 6 बजे उठते हैं? बात ये हो रही है कि क्या हम उन चीजों को लागू करते हैं कि नहीं करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट नॉट सफिशिएंट। डेफिनेटली आपने संवैधानिक तौर से पावर को डिवाइड करा है, फेडरल पावर्स दी हैं, पर जरूरी है बट काफी नहीं है। इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। इंडिया में बच्चों फेडरलिज्म सक्सेसफुल इसलिए हो पाया है, बता रही हूं सक्सेसफुल है। क्यों सक्सेसफुल इसलिए हो पाया है? बिकॉज हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक लोकतांत्रिक देश है जहां पे पावर को डिवाइड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो फेडरलिज्म की प्रैक्टिस इसलिए स्ट्रांग हो पाई है या इसलिए हमारा देश एक सक्सेसफुल फेडरल कंट्री बुलाया जा सकता है, बिकॉज हमारी कंट्री में एक डेमोक्रेसी है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा देश। ठीक है, दिस इज द रीजन। नाउ वील सी कि असलियत में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे करा जाता है। ये जो पावर शेयरिंग करी गई है, हाउ डू वी प्रैक्टिस इट? द वेरी फर्स्ट थिंग how we practice federalism is the creation of linguistic states। बच्चों linguistic states का मतलब है states based on language। लैंग्वेज के बेसिस पे हमने स्टेट्स को क्रिएट करा है। अब मैं आपको बताती हूं कैसे। देखो बहुत से पुराने, जैसे अगर आप ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे मैप उठा के देख लेंगे तब बहुत ही अलग तरीके का आपको कुछ दिखाई देगा कि अरे ये क्या है भाई। ठीक है, आज के टाइम पे हम देखते हैं बच्चों वो पुराने स्टेट्स के बाउंड्रीज जो हैं, जो बॉर्डर्स हैं वो बदल चुके हैं। मेनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिश्ड, पुराने स्टेट्स हट गए हैं, बहुत न्यू स्टेट्स क्रिएट हो गए हैं। एरियाज, बाउंड्रीज, नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैव आल्सो बीन चेंज्ड। स्टेट्स का एरिया, बाउंड्री, नाम तक बदल चुका है। ये सारी चीजें कैसे हुई? तो 1947 में बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। 1947 में बच्चों इंडिया के स्टेट्स के बाउंड्रीज को चेंज करा गया था ताकि नए स्टेट्स को क्रिएट करा जा सके। दिस वाज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। और बच्चों हमने ये बाउंड्रीज ड्रॉ कैसे करी थी? है ना, ऐसे पेंसिल उठा के ये नहीं कि जहां मन करा चलो लकीर खींच दो ये एक स्टेट बन गया, नहीं बच्चों इन बाउंड्रीज को इस तरीके से ड्रॉ करा गया था ताकि जो लोग सेम भाषा बोलते हैं वो एक ही राज्य में रहे।
जैसे तमिल बोलने वाले लोग तमिलनाडु में, गुजराती बोलने वाले लोग गुजरात में, पंजाबी बोलने वाले लोग पंजाब में। इस तरीके से स्टेट्स को कार्व आउट किया गया था ताकि द पीपल हु स्पीक द सेम लैंग्वेज शुड लिव इन द सेम स्टेट। क्यों? क्योंकि डिमांड आई थी। इंडिया के अलग अलग हिस्सों से लोगों ने जो है एक तरीके से डिमांड करी थी कि हमें अपने सेम भाषा बोलने वाले लोगों के साथ ही रहना है। इनिशियली बच्चों हमारे जो नेशनल लीडर्स थे वो बहुत डर गए थे इस डिमांड से। उन्हें ऐसा लगा था कि अभी अभी तो धर्म के नाम पे देश बट गया, अब ये लोग भाषा के नाम पे बोल रहे हैं कि स्टेट बना दो, तो कल को कहीं ये लोग देश से अलग होने की बात ना करें, सेपरेटिस्ट बात ना करें, तो उन्हें डर लग रहा था इस चीज का। बट हमने क्या देखा है बच्चों कि ओवर द इयर्स ये जो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बने हैं, इससे एक तो प्रशासन करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना भी आसान हुआ है और इससे देश की जो यूनिटी है वो बढ़ गई है। ऐसा नहीं है कि उसमें दरार आ गई है यूनिटी में, नो नॉट एट ऑल, बल्कि इससे देश की यूनिटी और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। साथ ही में कुछ ऐसे स्टेट्स भी होते हैं जो कल्चर, लैंग्वेज, ज्योग्राफिकल रीजंस की वजह से भी क्रिएट करे जाते हैं, फॉर एग्जांपल नागालैंड, उत्तराखंड एंड ऑल। ठीक है, तो इनका भी आप एग्जांपल देख सकते हो। बाकी ये वाली सिंपल सी बात है कि हमने लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को क्रिएट करा, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन और भी आसान बन गई। नेक्स्ट चीज, लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ आवर कंट्री। बच्चों हमारे देश में जब हम लैंग्वेज पॉलिसी की बात करते हैं, सभी को लगता होगा हिंदी हमारी क्या है, राष्ट्रभाषा है। बिल्कुल भी नहीं बच्चों। हम लोग क्या देखते हैं कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ अ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। हमारी कंट्री की कोई भी नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं बच्चों। हम क्या देखते हैं, हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह आइडेंटिफाई करा गया है और हिंदी के अलावा 21 और भाषाएं हैं विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। हिंदी इज जस्ट एन ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें ऑफिशियल पेपर वर्क, एग्जाम्स वगैरह ये सब चीजें होती हैं। साथ ही में बच्चों हिंदी के साथ साथ 21 अदर लैंग्वेजेस, मतलब इन टोटल 22 लैंग्वेजेस, 22 भाषाएं जो हैं हमारे संविधान में, इंक्लूडिंग हिंदी, हिंदी प्लस 21 या टोटल 22 लैंग्वेजेस को शेड्यूल लैंग्वेजेस का दर्जा भी दिया गया है, जिसमें बहुत सारी अलग अलग भाषाएं आती हैं। तो हम बच्चों ये बताते हैं कि हमारा जो देश है भारत, इसमें कितनी अलग अलग भाषाएं जो है लोगों द्वारा बोली जाती हैं। उसी के साथ जो राज्य हैं, जो स्टेट्स हैं, उनकी भी अपनी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। बहुत अच्छी बात है। आगे देखो, आगे हम देखते हैं द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री अडॉप्टेड अ वेरी कॉशियस एटीट्यूड इन स्प्रेडिंग द यूज ऑफ हिंदी। हमारी कंट्री के जो लीडर्स थे उन्होंने बच्चों बहुत सावधानी बरती है हिंदी के इस्तेमाल को फैलाने में, बिकॉज उन्हें पता था कि अगर वो ज्यादा हिंदी का प्रमोशन करेंगे तो देयर विल बी सर्टेन पीपल, सर्टेन स्टेट्स जो कि उस चीज को अपोज करेंगे। जहां हिंदी नहीं बोली जाती तो वो लोग इस चीज के खिलाफ चले जाएंगे। और हम देखते भी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंग्लिश का इस्तेमाल रुक जाना था फॉर ऑफिशियल पर्पसेज इन 1965। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिसाइड हुआ था कि 1965 आते आते अंग्रेजी भाषा, जिसको हम अभी ऑफिशियल चीजों के लिए यूज करते हैं, हम इसका इस्तेमाल खत्म कर देंगे। पर होता क्या है, many non-Hindi speaking states demanded that the use of English should continue in Tamil Nadu. This movement took a violent form. लेकिन बच्चों साउथ इंडिया के अंदर होता क्या है, बहुत सारे लोग इंग्लिश यूज करते थे और उन लोगों को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती कि इंग्लिश का इस्तेमाल क्यों खत्म हो जाएगा भाई, और इतना ज्यादा इस चीज के खिलाफ प्रदर्शन हो जाता है। बहुत से नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स ने डिमांड करा कि इंग्लिश का इस्तेमाल कंटिन्यू होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। तमिलनाडु में ये जो मूवमेंट था वो काफी वायलेंट हो जाता है, काफी हिंसक हो जाता है, which was a wrong thing। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। और फिर ऑब्वियसली बच्चों हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं है कि इस चीज को नजरअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया कि अरे लड़ रहे हैं लोग, लड़ने दो, है ना, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मारने दो, पीटने दो। नहीं, ऐसा नहीं है। The central government responded by agreeing to continue the use of English along with Hindi for official purposes। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बात मानी कि ठीक है, हम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भाषा का भी इस्तेमाल करेंगे फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। Promotion of Hindi continues to be the official policy of the government of India. Promotion does not mean that the central government can impose Hindi on the states where people speak a different language। लेकिन बच्चों आज भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हिंदी भाषा को प्रमोट जरूर करती है, बिकॉज क्या होता है, वो हिंदी लैंग्वेज एक तरीके से एक कॉमन लैंग्वेज बन जाता है जिसके थ्रू लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं विद ईच अदर, तो प्रमोट जरूर करा जाता है। बट प्रमोशन का ये मतलब नहीं है कि उसको थोपा जा रहा है किसी पे, किसी को जबरदस्ती बोला जा रहा है कि नहीं नहीं तुम्हें तो हिंदी ही बोलनी है, नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता। बट दिस इज अनलाइक श्रीलंका। श्रीलंका में क्या हुआ था, श्रीलंका में जो मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट थी उन लोगों ने तो सिन्हाला को
इकलौता ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था और सभी पे थोप दिया था कि सिंहला भाषा बोलो, तमिल भाषा को कंप्लीटली डिसरिगार्ड करके। बट हमारे देश में ऐसा नहीं है, कोई भाषा नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी अंग्रेजी ऑफिशियल लैंग्वेज, 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस, हर अलग स्टेट के अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज। तो बच्चों यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है, इसी चीज को हम प्रमोट करते हैं। सारी की सारी भाषाओं भिन्नता को बिल्कुल रिस्पेक्ट किया जाता है, ऑल दीज थिंग्स। चल नाउ द लास्ट थिंग जिसके थ्रू फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करा जाता है, दैट इज द सेंटर स्टेट रिलेशंस, है ना। क्या रिश्ता, ये रिश्ता जो है क्या कहलाता है केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच में। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी डिपेंड्स ऑन अ लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड द लीडर्स फॉलो दीज अरेंजमेंट्स। बच्चों फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स असलियत में काम कर रहे हैं कि नहीं, डिपेंड्स अपॉन द रूलिंग पार्टीज। जो पार्टी पावर में है, जो सत्ता में है, वो कैसे उनको अपना रही है प्रिंसिपल्स को कि नहीं, क्या उस फेडरल अरेंजमेंट के थ्रू काम कर रही है कि नहीं, क्या लीडर्स मान रहे हैं कि नहीं, उन चीजों पे ज्यादा निर्भर रहता है, ठीक है। चलो, फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स. When the ruling party at the state level was different, the parties that ruled at the center tried to undermine the power of the states. बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आप सभी आगे चलकर अगर ह्यूमैनिटीज लेंगे आपको पता चलेगा कि एक बहुत लंबा टाइम पीरियड था 47 से लेके बहुत आगे तक बच्चों, जब हमारी कांग्रेस पार्टी सेंटर पे भी राज करती थी, मतलब हमेशा जीतती थी भाई इलेक्शंस, और मैक्सिमम स्टेट्स में भी जीतती थी, मैक्सिमम राज्यों में भी इलेक्शन जीती थी। कांग्रेस पार्टी के आजू बाजू कोई था ही नहीं, कांग्रेस सिस्टम चलता था। लेकिन जब भी किसी दूसरे स्टेट में किसी दूसरी गवर्नमेंट की सत्ता, मतलब किसी दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती थी, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा किसी ना किसी तरीके से उस गवर्नमेंट को हटाकर अपनी सरकार लाने की कोशिश करती थी, ठीक है। तो क्या होता था कि बहुत बारी अगर किसी स्टेट में किसी दूसरी पार्टी की सरकार बनती थी तो कांग्रेस पार्टी उनको हटा देती थी। बहुत गलत होता था ये। The central government would often misuse the constitution to dismiss the state government that were controlled by the rival parties. तो वही बात बताई जा रही है कि जब कांग्रेस पार्टी का ही दबदबा था तो कहीं ना कहीं ये जो केंद्रीय सरकार थी अब कॉन्स्टिट्यूशन का गलत इस्तेमाल करके स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस कर दिया करती थी। अगर किसी विरोधी पार्टी की सरकार कहीं बन गई है, भाई कैसे बन गई, हमारी सरकार हर जगह है तो इनकी कैसे बन गई गवर्नमेंट, तो उनको हटा दिया जाता था कांग्रेस पार्टी द्वारा। लेकिन आफ्टर 1990 we see the rise of regional political parties in many states of the country. लेकिन बच्चों 1990 के बाद में हमें देखने को मिलता है कि हमारे भारत देश में अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग जो रीजनल पार्टीज हैं, बहुत सी नई नई पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज होने लगती हैं, पॉपुलर होने लगती हैं। तो कांग्रेस की पॉपुलैरिटी गिर रही थी और रीजनल पार्टीज की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। दिस वॉज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ द कोalition गवर्नमेंट्स एट द सेंटर। और बच्चों ये वो टाइम पीरियड भी था जहां पर अब क्या हो रहा था, कांग्रेस की अथॉरिटी क्योंकि कम हो गई है तो इतनी पॉपुलर नहीं रही, लोगों से इतना वोट नहीं मिल रहा, इसी वजह से कोई भी पार्टी बहुमत के साथ, मेजॉरिटी के साथ सरकार नहीं बना पाती थी देश में, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बना पाती थी। जिस वजह से क्या होता था, बहुत बारी पार्टीज को एक दूसरी पार्टी का सहारा लेना पड़ता था, ठीक है, कोalition में आना पड़ता था, गठबंधन की सरकारें बनानी पड़ती थी, जिसके साथ आप क्या देखते हो, जैसे अब एक पार्टी नहीं बना पा रही सरकार, उसने 3-4 पार्टीज की और मदद ली और सबके समर्थन के साथ सरकार बनाई है, गठबंधन की सरकार बनाई है। तो यहाँ पे एक नहीं बल्कि 5-6 पार्टीज मिलकर रूल कर रहे हैं। तो उससे क्या हुआ, एक नया कल्चर पावर शेयरिंग का हमारी कंट्री में डेवलप होता है, जहां पे बहुत सारी रीजनल पार्टीज की पॉपुलैरिटी बढ़ती है, बहुत सारी पार्टीज को सेंटर स्टेट लेवल पे पावर मिलती है, तो एक न्यू कल्चर पावर शेयरिंग का डेवलप होता है। दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग, रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की इज्जत बढ़ती है, प्लस स्टेट गवर्नमेंट की पावर की भी इज्जत बढ़ती है, और हमारी कंट्री में भी एक नया कल्चर पावर शेयरिंग का हमें देखने को मिलता है। साथ ही में इसी चीज को और बेहतर करने के लिए एक मेजर जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का, दैट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट्स इन एन आर्बिट्ररी मैनर। जहां पर उन्होंने ये बोला कि अब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार है, वो स्टेट गवर्नमेंट को अपनी मन मर्जी से हटा नहीं सकती। जैसे एक समय पे होता था कि भाई कोई राइवल पार्टी आ गई, हटाओ इनको, इनकी सरकार ही नहीं बनने देंगे, हटाइए, ठीक है। तो वो सब अब नहीं हो सकता, आप अपनी मन मर्जी से, आर्बिट्ररी होता है मन मर्जी से कुछ कर देना, अपनी विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बच्चों चीज हमें देखने को मिली कि जब एक तरीके से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज की इंपॉर्टेंस बढ़ी, गठबंधन की सरकारें बनने लगी, तो उससे जो है पावर शेयरिंग का एक कल्चर आता है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर बढ़ती है, और जो रिस्पेक्ट है स्टेट अथॉरिटी के लिए वो भी बढ़ने लगती है हमारी कंट्री में। ऑलराइट, तो ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब इसको हम सम अप करेंगे। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड? 3 चीजें हमने देखी हैं,
सबसे पहली चीज कैसे प्रैक्टिस करा जाता है फेडरलिज्म को, हमारे लिंग्विस्टिक स्टेट्स के थ्रू। तो हमने बच्चों लैंग्वेज के बेसिस पे बहुत सारे स्टेट्स को क्रिएट करा है, साथ ही में इससे जो है एडमिनिस्ट्रेशन आसान बना है और यूनिटी जो कंट्री की है वो भी बढ़ी है। दूसरी चीज यहाँ पर देखते हैं लैंग्वेज पॉलिसी। कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, साथ ही में 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है, जिससे कि हमने बहुत सारी भाषाओं को बराबर हिस्सेदारी दी है बच्चों। डाइवर्सिटी के उसमें जो है एक तरीके से हमने डाइवर्सिटी के फॉर्म में यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश करी है, ठीक है, सभी को इक्वल रिस्पेक्ट देके सारी भाषाओं को। सेंटर स्टेट रिलेशंस की अगर हम बात करें तो बहुत एक ऐसा समय था, लंबा समय, जहां पे एक ही पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में और मैक्सिमम स्टेट्स में हुआ करती थी। तो अगर किसी भी राज्य में किसी दूसरी पार्टी की सरकार आती थी तो उसको हटा दिया जाता था। तो ये बहुत गलत था बच्चों। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो इट वाज अगेंस्ट डेमोक्रेसी। लेकिन 1990 के बाद में बहुत सारी रीजनल पार्टीज का राइज और पॉपुलैरिटी हमें देखने को मिलती है। उस टाइम पे कोई भी एक पार्टी अकेले सरकार नहीं बना पाती थी, तो गठबंधन की सरकारें बनती थी, बहुत सारी पार्टीज को मिलकर सरकारें बनानी पड़ती थी ताकि मेजोरिटी प्रूव कर सके। और इस केस में हम देखते हैं कि जो पावर्स है, पावर शेयरिंग का एक एटीट्यूड देखने को मिलता है। बहुत सारी पार्टीज के बीच में पावर को शेयर करा जाता था, सेंटर और स्टेट में भी। एंड इसके बाद एक पावर शेयरिंग का कल्चर आया और जो रिस्पेक्ट है स्टेट अथॉरिटी, स्टेट पावर्स के लिए, वो भी बढ़ने को दिखती है, हमें बढ़ी हुई दिखती है। चलो अब जरा आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पर, विच इज decentralization in India. बच्चों the word is very self-explanatory. Decentralization मतलब when you are taking power away from the center and state, giving it to the local government, that is decentralization. देखिए, vast country like India cannot be run only through the two levels. सिर्फ सेंटर और स्टेट के लेवल से ही आप पूरे इतना बड़ा जो देश है इंडिया उसको चला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बच्चों many of these states are internally very diverse. Thus there is a need for power sharing within these states. बच्चों एक एक राज्य अगर आप उठा लोगे ना, उत्तर प्रदेश को उठा लो, उस उत्तर प्रदेश के अंदर भी आपको इतनी भिन्नता दिख जाएगी, उस एक स्टेट में भी। ऐसे कितने स्टेट्स हैं, वो स्टेट्स इंटरनली कितने डाइवर्स हैं। तो उस इंटरनल डाइवर्सिटी ऑफ द स्टेट्स को हैंडल करने के लिए हमें और सरकारें चाहिए, और अलग अलग लेवल्स पे सरकारें चाहिए। दिस रिजल्टेड इन द थर्ड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट कॉल्ड द लोकल गवर्नमेंट। बच्चों इसी वजह से, क्योंकि हमारे राज्य भी इतने ज्यादा डाइवर्स हैं, इतने बड़े बड़े स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स को हैंडल करने के लिए भी वी नीडेड अ थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जो कि है हमारी लोकल गवर्नमेंट। लेकिन मीनिंग क्या है डिसेंट्रलाइजेशन का? डिसेंट्रलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है पावर टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंटर स्टेट से पावर लेके लोकल लेवल को दे देना, ठीक है, पूरी नहीं ले लेंगे पावर, थोड़ी थोड़ी पावर लेके लोकल लेवल को भी पावर प्रोवाइड करना। ऑलराइट गाइस, चलिए अभी ना मेरे को पता है एक सवाल कुछ बच्चों के मन में तो आ रहा है कि मैम फेडरलिज्म और डिसेंट्रलाइजेशन में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस। बहुत बार ये बच्चे क्लास में सवाल उठा चुके हैं, इसलिए मैं इस बात को अभी यहीं पर ही क्लियर कर देती हूँ। बच्चों फेडरलिज्म का मतलब है कि आप अलग अलग लेवल पे पावर बांट रहे हो, ठीक है। जब आप सिर्फ इतनी बात करते हो कि हम अलग अलग लेवल पे पावर बांट रहे हैं, दैट इज फेडरलिज्म। बट जब आप स्पेसिफिकली लोकल गवर्नमेंट को पावर देने की बात कर रहे हो, मतलब हमने सेंटर स्टेट से पावर लेके लोकल लेवल पे दे दिया, दैट इज decentralization. When we are specifically talking about the local government, local level, उसको पावर देने की जब हम बात करते हैं, that is decentralization. ठीक है, चल large number of problems, issues which are best settled at the local level. बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं जिनको आप सिर्फ लोकल लेवल पे ही डील कर सकते हो। It is possible for the people to directly participate in the decision making habit of democratic participation. और बच्चों एक सबसे छोटा यूनिट एक देश का क्या होता है, सबसे छोटी जगह अगर चले जाओ आप, ठीक है, स्टेट, कंट्री, स्टेट, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद एक तरीके से सबसे छोटा लेवल इज अ गांव। गांव तक जो है एक तरीके से डेमोक्रेसी की हैबिट को पहुंचाना, कि वहां तक भी जो लोग हैं इलेक्शंस में हिस्सा लें, अपनी सरकारों को चुने, ठीक है, अपने आप को गवर्न करें। तो वो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की जो हैबिट है वो एक छोटे से छोटे एरिया तक लेके जाना, एक छोटे से छोटे लेवल तक लेके जाने का काम करा है हमारी इस लोकल गवर्नमेंट ने। ओके, हम क्या देखते हैं यहाँ पर, प्रॉब्लम्स थी बहुत सारी। लोकल गवर्नमेंट पहले भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन इट केम डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के कंट्रोल में आती थी। इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट्स वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। बच्चों जो चुनाव होते थे सरकार को चुनने के लिए, वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होते थे। मतलब रेगुलर बेसिस मतलब कि जैसे हम बोल रहे हैं हर 5 साल में चुनाव होगा, लेकिन एक बारी चुनाव हो गए तो पता चल रहा है अगले 10-15 साल तक अता पता ही नहीं है, कोई चुनाव ही नहीं हो रहे। तो रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते थे।
साथ ही में डिड नॉट हैव द पावर्स रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन। लेकिन भाई लोकल गवर्नमेंट को बना तो दिया है, उसके पास कोई पावर नहीं है, कोई पैसा नहीं है, तो क्या काम करेगी वो लोकल गवर्नमेंट। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा गया बच्चों कब, 1992 में, जब हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है। संविधान को हम अमेंड करते हैं, बदलते हैं 1992 में, ताकि हम जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है उसको और भी ज्यादा मजबूत कर सके, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके, एम्पावर कर सके। तो हम क्या देखते हैं बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कम्स इन द एग्जाम्स फ्रॉम दिस चैप्टर इज दिस वन। सिंपली पूछ लिया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992 के थ्रू कौन से चेंजेस लाए गए, कौन से बदलाव लाए गए। 5 पॉइंट्स हैं, एक एक करके हर पॉइंट को पढ़ेंगे, फटाफट से देखते हैं। It became constitutionally mandatory to hold regular elections to the local government bodies. ये मैंडेटरी कर दिया कि अब से क्या होगा, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के रेगुलर इलेक्शंस होंगे। दिक्कत क्या आ रही थी, रेगुलर इलेक्शंस नहीं हो रहे थे, अब बोल दिया कि हर 5 साल में कंपलसरी है कि अब इलेक्शंस होके रहेंगे। दूसरी चीज, seats reserved in the elected bodies, executive heads of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribes and OBCs, other backward classes. SCs, STs, OBCs को और एम्पावर करने के लिए बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जातिवाद जो है सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। उसी चीज को ठीक करने के लिए क्या करा गया, जितनी भी पोजिशंस हैं वहां रिजर्वेशन कर दिया फॉर दी SCs, STs एंड OBCs। उसी के साथ 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए भी रिजर्व कर दी गई, ताकि महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो भी बढ़े, महिलाएं भी लीडर्स बन सके, और वो भी बच्चों, उनका भी वॉइस जो है, उनकी भी जो आवाज है वो डिसीजन मेकिंग तक पहुंच सके। ठीक है, साथ ही में 4th पॉइंटर है कि एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड स्टेट इलेक्शन कमीशन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस। कंट्री के जो इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के, उसको कंडक्ट करने के लिए इलेक्शन कमीशन रहता है, पर हर स्टेट के अंदर अब जो ये लोकल लेवल के इलेक्शंस हैं, इनको कंडक्ट करने के लिए हर स्टेट में बच्चों एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बना दिया, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जस्ट लाइक द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लेकिन ये हर स्टेट में है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम यही है कि उस स्टेट के अंदर जो भी लोकल लेवल के इलेक्शंस हो रहे हैं, पंचायत इलेक्शंस, म्यूनिसिपल इलेक्शंस, उन सभी को कंडक्ट करेगा स्टेट इलेक्शन कमीशन एक फेयर तरीके से। ठीक है, साथ ही में लास्ट पॉइंटर यहां पर है कि द स्टेट गवर्नमेंट्स रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अगेन बोल दिया गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, उसका भी काम बनता है कि उसको भी अपनी कुछ पावर और पैसा लोकल लेवल, लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करना है, ताकि लोकल गवर्नमेंट और बेहतर तरीके से काम कर सके। अब बच्चों, नेचर ऑफ शेयरिंग वेरी करता है, किसी स्टेट में ज्यादा शेयर करे, किसी में कम, पर बात यही है कि डिसेंट्रलाइज करना है ना, स्टेट और सेंटर से थोड़ी पावर लेके लोकल लेवल को देना है। तो वही काम यहाँ पे करा जा रहा है कि स्टेट को बोला गया कि अपने पावर रिसोर्सेज आप एक तरीके से शेयर करो विद द लोकल गवर्नमेंट। असल में होता है नहीं, उतना ज्यादा नहीं होता, बट यस, ये वाली चीजें हैं, 5 पॉइंटर्स हैं। साथ ही में यार यहाँ पे आप एक बारी स्ट्रक्चर भी देख लीजिए। पंचायती राज सिस्टम, जो कि हमारा रूरल लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है, रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र तक। ग्राम पंचायत बच्चों, एक अगर बड़ा गांव है या 2-3 गांव को मर्ज करके एक बड़ा जो एरिया होता है, वहां पे ग्राम पंचायत को बनाया जाता है। वो सरकार होती है जिसको ग्राम सभा चुनेगी। ग्राम सभा कौन है, ग्राम सभा हमारे जितने एडल्ट मेंबर्स होते हैं उनकी बॉडी होती है, 18 साल से ऊपर जितने लोग हैं उनको ग्राम सभा बुलाया जाता है। ग्राम सभा का बेसिकली काम होता है कि वो साल में 2-3 बारी मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके एक तरीके से जो बजट चाहिए ग्राम पंचायत को उसको अप्रूव करेंगे, ग्राम पंचायत ढंग से काम कर रहा है कि नहीं उसको देखेंगे। तो ये सारा काम ग्राम सभा का होता है, जो कि सारे एडल्ट मेंबर्स है, जो वोटर्स है, ठीक है, वो सब ये लोग ग्राम पंचायत को चुनते हैं एट द विलेज लेवल। ये विलेज लेवल की बात होती है। फिर बहुत सारे विलेजेस को मिलाकर बनता है ब्लॉक लेवल, जहां पे पंचायत समिति एग्जिस्ट करेगी, और बहुत सारी पंचायत समितियां जो कि एक डिस्ट्रिक्ट के तहत आती हैं वो मिलकर बनाएंगी जिला परिषद। ठीक है, जो कि एक जिला पे सरकार है, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो ब्लॉक लेवल फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपके अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज यानी कि शहर। म्यूनिसिपैलिटीज का लीडर होता है म्यूनिसिपल चेयरपर्सन, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का लीडर होता है मेयर। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बिग सिटीज में, म्यूनिसिपैलिटीज टाउन्स में बनाई जाती हैं। सिंपल सी बात है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, अर्बन एरियाज की लोकल गवर्नमेंट है, शहरों की लोकल गवर्नमेंट है ना। तो ये तो स्ट्रक्चर है। साथ ही में यहाँ पर इसको पूरा सम अप कर लेते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का सिंपली मतलब होता है कि पावर को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, सेंटर स्टेट से लेके हम लोकल गवर्नमेंट को पावर दे रहे हैं। उसी के साथ में 1992 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सबसे ज्यादा बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल्दो मैं आपको पीवाईक्यूज बताऊंगी, लेकिन हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। दिस वन, 1992 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछा जा सकता है। ठीक है,
तो रेगुलर इलेक्शंस को कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया कि अब हर 5 साल में इलेक्शंस होंगे। रिजर्वेशन कर दिया फॉर एससीज, एसटीज, ओबीसीज, 1/3 रिजर्वेशन विमेन के लिए। स्टेट इलेक्शन कमीशन हर स्टेट में बनाया जाएगा ताकि जो हमारे लोकल लेवल इलेक्शन है उनको कंडक्ट कराया जा सके एक फ्री फेयर मैनर में। साथ ही में पावर्स रेवेन्यू बोल दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट को अब लोकल लेवल के साथ शेयर करने हैं। नेचर ऑफ शेयरिंग विल वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। साथ ही में रूरल लेवल पे ग्राम पंचायत, विलेज लेवल पे बहुत सारे विलेजेस को कंबाइन कर दो ब्लॉक, बहुत सारे ब्लॉक को कंबाइन कर दो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। नाउ नेक्स्ट इज अर्बन। अर्बन एरियाज के अंदर म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बिग सिटीज में होता है, म्यूनिसिपैलिटी टाउन्स में होगा। ये भी मैंने आपको बता दिया है बिल्कुल क्लियर कट। लेकिन यार पता है क्या दिक्कत आज भी आ रही है, इलेक्शंस रेगुलरली तो होते हैं बट ग्राम सभा की जो मीटिंग है वो रेगुलरली नहीं होती। साथ ही में मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट येट ट्रांसफर्ड द सिग्निफिकेंट पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट्स नॉर हैव दे गिवन एडिक्वेट रिसोर्सेज। तो स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दिया ना कि आपको रिसोर्सेज और पैसे उनके साथ शेयर कर दो, कर ही नहीं रहे वो। तो बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने आज भी कुछ जो इंपॉर्टेंट पावर्स हैं वो लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर नहीं करी हैं। प्लस जो रिसोर्सेज पैसा वैसे की बात आती है वहां पे भी कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से ये थोड़ी सी दिक्कतें हैं जो आज भी हम फेस करते हैं इवन आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हो जाएगा ठीक, क्या ही बोले अब। लेकिन बच्चों चैप्टर अभी भी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि आप लोगों ने मेरे से मांगे थे कि मैम हमें पीवाईक्यूज दे दो और मैं बच्चों पीवाईक्यूज लेकर आ गई हूं। दीज आर द मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर फेडरलिज्म। ज्यादातर देखो मैंने क्या पैटर्न नोटिस करा है, ज्यादातर अब ये चीज आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में फेडरलिज्म के ज्यादातर सवाल आते हैं जहां पर कहीं ना कहीं जो हमारे लिस्ट वाली चीजें हैं यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट, उनके सब्जेक्ट्स को लिख दिया जाएगा और फिर बोला जाएगा कि ये किस लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सी लिस्ट है। तो व्हाटएवर उस तरीके से वो चीज आ सकती है, या फिर पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट का है। तो कुछ सब्जेक्ट्स लिखे होंगे, आपको बताना होगा यूनियन लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट आता है। तो वो जो लिस्ट है 3 और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ज्यादातर एमसीक्यू उनमें से आता है। नाउ बाकी यार अगर मैं एक और पैटर्न देखूं तो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज फ्रॉम दिस चैप्टर। एक्सप्लेन हाउ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन स्टेट। यहाँ पे आपको सिंपली हमारी जो 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो पावर है हमारा यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट लिस्ट वाला, ये आपको लिख देना है as simple as that। साथ ही में 2 subjects in concurrent list, how are laws made on them। कोई भी 2 subjects जो concurrent list में मौजूद है वो लिख देना और कैसे उस पर लॉ बनाया जाता है वो भी बता देना कि दोनों ही बना सकते हैं यूनियन स्टेट, पर अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा वो भी बताना है। डिस्क्राइब 3 steps to strengthen local self governments by the 1992 amendment। 3 तरीके बताने हैं, 3 कदम ऐसे जो उठाए गए जिससे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को 1992 अमेंडमेंट से मजबूत करा गया, स्ट्रेंथन। अब बच्चों यहाँ 3 पूछे गए हैं, 3 की जगह 5 भी पूछ सकते हैं, आपको 5 पॉइंट्स याद होने चाहिए। ठीक है, जो 5 चीजें इंट्रोड्यूस करी गई थ्रू दी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट गवर्नमेंट को पावर ट्रांसफर करना है, विमेन के लिए रिजर्वेशन, एससी एसटी ओबीसी के लिए रिजर्वेशन, ठीक है, रेगुलर इलेक्शंस, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये 5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन फेडरल यूनिटरी गवर्नमेंट विद एग्जांपल। अब यार यहाँ पे देखो अगेन इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। फेडरल गवर्नमेंट में पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, डेफिनेशन पता है। प्लस फेडरल सिस्टम में आपको ये भी मेंशन करना है कि फेडरल सिस्टम के अंदर द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, उसके नीचे नहीं आती है। स्टेट गवर्नमेंट को हर एक ऑर्डर नहीं मानना है सेंट्रल गवर्नमेंट का। एवरीवन हैज देयर सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग, स्टेट गवर्नमेंट का अलग ज्यूरिसडिक्शन। ये फेडरल सिस्टम की बात हो गई। पर अगर यूनिटरी सिस्टम के बारे में पूछा जाता है, यूनिटरी सिस्टम में मेंशन करना कि या तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करेगी कि द पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड एट वन लेवल व्हिच इज द सेंट्रल लेवल, या फिर even if the state government will have powers, the state government will be subordinate to the center। अगर स्टेट गवर्नमेंट को पावर मिल भी रही है तो भी वो स्टेट गवर्नमेंट हमेशा सबऑर्डिनेट रहेगी, उसके नीचे रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के। हर एक ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट को सेंटर का सुनना पड़ेगा इन अ यूनिटरी सिस्टम। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। ये 2-3 पॉइंटर्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे, अच्छा सा डिफरेंस वाला टेबल बना के अच्छे से लिख देना। लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन फेडरल सिस्टम। अब फीचर्स पूछ लिए गए, जहां पर की फीचर्स बता रखे हैं वो की फीचर्स लिख कर आने हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है की फीचर का कि डाइवर्सिटी के साथ साथ यूनिटी बरकरार रहे, वो सब। लेकिन उसके अलावा जो 6 पॉइंटर्स मैंने आपको बताए थे वो सारे आपको लिखने हैं। ठीक है गाइस, इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है और ये जो क्लास है बिल्कुल हो गया है खत्म, बिल्कुल हो गया है समाप्त। तो 1 more चैप्टर कंप्लीटेड एंड अ लॉट मोर टू गो गाइस।
सारे चैप्टर्स लेकर आएंगे फॉर माय ज्वालामुखीज। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे बिल्कुल जो है लगी हुई हूँ, आप लोगों की मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए। एंड आई जस्ट वांट कि जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ आप लोगों का सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट कराने के लिए, उतनी ही मेहनत आप भी करो। क्लासेस को बच्चों रेगुलरली देखो जब क्लास आ रही है। ठीक है, उसके नोट्स अगर अभी तक नहीं बने हैं, नोट्स को साथ साथ बनाइए। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ उनको रिवाइज करते चलो। यू विल थैंक योर सेल्फ लेटर कि हमने बहुत अच्छा करा कि उसी टाइम पे सारी प्रेपरेशन करके रख ली, ताकि बोर्ड एग्जाम में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ आज की क्लास होती है खत्म। थैंक यू सो मच माय ज्वालामुखीज। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।